नमस्कार, राजेश सर आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता है। आज हम इस जीके में अपन जो पढ़ रहे हैं जनरल साइंस के बारे में, विज्ञान के जो टॉपिक है उसमें अपन कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे और कोशिका में अपन ने इसके कुछ कोशिकांग इससे पहले का जो वीडियो है उसमें पढ़ लिया था। आज अपन इसका अगला जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, यानी केंद्रक की संरचना अपन पढ़ेंगे जो कि एक महत्वपूर्ण इसका एक कोशिकांग है। इस कोशिकांग में से कई सारे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये कोशिका का एक सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। तो अपन देखते हैं कि केंद्रक जो होता है उसकी खोज किसने की और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन सी उसकी विशेषताएं होती है, सारी बातें अपन देखते हैं। तो अपन बात करते हैं साथियों सबसे पहले केंद्रक की, जिसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो केंद्रक जो है इसकी खोज की बात करते हैं। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड नामक एक ट्रेडेंकेसिया पादप था, उस पादप में इसकी खोज की थी। तो इसकी खोज का श्रेय जो जाता है वो जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक, जो होता है वो सबसे बड़ा कोशिकांग की श्रेणी इसको दी गई है। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसका ध्यान रखना, केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। यह कोशिका में होने वाली उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कोशिका का मस्तिष्क किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। इसे कोशिका का प्रबंधक या नियंत्रक भी कहा जाता है। केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं जो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। ये क्रोमेटिन तंतु ही मोटे होकर के, जब कोशिका विभाजन होता है तो ये मोटे हो जाते हैं और मोटे होकर के गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। तो गुणसूत्र जो होते हैं वो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। केंद्रक आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी केंद्रक का जो मुख्य कार्य होता है वो आनुवांशिक गुण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का होता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्रों पर ही जीन उपस्थित होते हैं जो एक जेनेटिक इकाई होती है और आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करती है। स्तनधारियों की जो परिपक्व आरबीसी होती है, मैच्योर्ड आरबीसी, जिसे हम कहते हैं लाल रक्त कणिका, तथा पादप में चालनी नलिकाएं जो सीव ट्यूब्स होती हैं, चालनी नलिका जो होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह अस्पष्ट होता है या नग्न डीएनए के रूप में होता है, जिसे न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहा जाता है। जीनोफोर एक नया शब्द है, इसको भी ध्यान रखना साथियों। जीनोफोर कहाँ पाया जाता है? जीनोफोर जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रकीय पदार्थ जो होता है उसको जीनोफोर कहा जाता है। केंद्रक का आकार जो होता है वो गुणसूत्रों की संख्या और कोशिका द्रव्य की मात्रा पे निर्भर करता है कि कोशिका द्रव्य की मात्रा कितनी है और उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, उस आधार पर केंद्रक का आकार निर्भर करता है। केंद्रीय जंतु कोशिका, यानी ऐसी कोशिका जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं उन्हें बहुकेंद्रीय कोशिका कहते हैं। तो बहुकेंद्रीय जंतु कोशिका जो है वो सिंसियम कहलाती है, उसे हम सिंसियम कहते हैं, जबकि वनस्पति कोशिका जो होती है वो संकोशिकी कहलाती है। यानी जब वनस्पति कोशिका में एक से अधिक केंद्रक होते हैं तो उसे तो हम कहेंगे संकोशिकी, और जब जंतु कोशिका में एक से अधिक केंद्रक होते हैं तो उसे हम कहते हैं सिंसियम। इसके चार भाग होते हैं केंद्रक के: केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन पदार्थ। बहुकेंद्रीय कोशिकाओं के जो उदाहरण हैं वो है साइफोनल शैवाल, एक प्रकार की होती है जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं इसकी कोशिका में। प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया परजीवी होता है, इसमें भी एक से अधिक कोशिका मतलब केंद्रक पाए जाते हैं। और पैरामीशियम जो होता है इसमें भी एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से केंद्रक जो होता है इसमें आने वाले जो मुख्य जो बिंदु हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो मैंने यहाँ आपको बताए हैं। इसमें से कोई सा भी प्रश्न कंपटीशन में पूछा जा सकता है, तो आप इन सारे बिंदुओं को बड़े ढंग से पढ़ें। ठीक है साथियों, इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लवक यानी प्लास्टिड जो है यह केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इसका अपवाद है युग्लिना, यानी युग्लिना एक ऐसा जंतु है जिसमें
हरित लवक पाया जाता है, यानी प्लास्टिक उसमें उपस्थित होता है, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खुद ही भोजन का निर्माण कर सकता है। ये एक उदाहरण एग्जाम्पल है यूग्लिना का, जो कि एक अपवाद स्वरूप है और इसमें हरित लवक पाया जाता है। तो इस प्रश्न को ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है ये। फिर है खोज। अपन बात करते हैं कि लवक की खोज किसने की थी। लवक जो है उसकी खोज हैकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। हैकल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लवक की खोज की गई, लेकिन इसका जो नाम दिया गया वो दिया AFW शिम्पर ने। शिम्पर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका नाम लवक दिया, इसको प्लास्टिड कहा। रंग के आधार पर हम जो लवक होते हैं उनको 3 प्रकार में बांटते हैं, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और हरित लवक। अवर्णीय लवक जो होता है उसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। इसकी टर्म याद रखना साथियों, क्योंकि कई बार इन टर्म से पूछा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो अवर्णीय जो होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट, यानी जिसमें रंग नहीं होता, रंगहीन होता है। वर्णीय लवक जो रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और हरित लवक जो हरे रंग के होते हैं क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के लवक होते हैं। अपन इनको एक एक को देखते हैं। अवर्णीय लवक जो है ये रंगहीन होते हैं और पौधों के भूमिगत भाग, यानी वहां पर पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, उन स्थानों पर भूमिगत भाग जो होते हैं, जड़ें जो होती हैं या भूमिगत तने जो होते हैं, वहां पर अवर्णीय लवक पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना। ये भोजन का संग्रहण करने का कार्य करते हैं। स्टार्च का संग्रहण करने वाले जो अवर्णीय लवक होते हैं उनको हम कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट ध्यान रखना, यानी एमाइलोप्लास्ट वे होते हैं जो स्टार्च का संचयन करते हैं, संग्रहण करते हैं। वसा का संग्रहण करने वाले अवर्णीय लवक को इलियोप्लास्ट कहते हैं, ये इलियोप्लास्ट कहलाते हैं, इसका भी ध्यान रखना। प्रोटीन का संचयन करने वाले एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट कहलाते हैं, इसको एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट कहा जाता है साथियों। तो ये इनमें से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एमाइलोप्लास्ट जो होता है उसमें किसका संग्रहण किया जाता है, स्टार्च का, वसा का, प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का। तो हमें अगर पता है तो हम बता देंगे स्टार्च का। फिर हम बात करते हैं वर्णीय लवक की। यह रंगहीन लवक होता है, यानी ये कलरफुल होता है, रंगीन होता है और फल तथा पुष्प को रंग प्रदान करता है। ये क्योंकि फल और पुष्प जो होते हैं रंगीन होते हैं और उनको रंग प्रदान करते हैं। ये लाल और नारंगी रंग के लिए उत्तरदायी जो वर्णक होता है वो होता है कैरोटीन वर्णक। पीले रंग के लिए उत्तरदायी जो होता है वो होता है ज़ैंथोफिल वर्णक। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है। गाजर का लाल रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है और दूध का हल्का पीला रंग जो होता है वो अल्फा कैरोटीन के कारण होता है। तो ये वर्णक कुछ वर्णक हैं जो विभिन्न भागों को रंग प्रदान करते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता क्योंकि हरे रंग को हरा रंग इसमें नहीं पाया जाता। फिर हम बात करते हैं हरित लवक की। इसमें हरे रंग का वर्णक पर्णहरित पाया जाता है, इसलिए ये हरे रंग का होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है हरित लवक में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो लाल रंग में सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग में सबसे कम होती है और हरे रंग में बिल्कुल संपन्न नहीं होती। तो ध्यान रखना, बैंगनी में न्यूनतम, लाल में मैक्सिमम अधिकतम और हरे रंग में बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो साथियों। प्रकाशिक अभिक्रिया जिसको हिल अभिक्रिया कहते हैं, हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। हरित लवक के भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, जैसे इस तरह से हरित लवक है तो इसमें तस्त्रीनुमा सिक्के के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम या ग्रेना कहा जाता है। ये ग्रेनम कहलाता है, एक होता है तो ग्रेनम कहलाता है और बहुत सारे होते हैं तो ये ग्रेना कहलाते हैं। और इनके मध्य का जो मैट्रिक्स भाग होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये 2 भाग होते हैं इस हरित लवक के, ग्रेना और स्ट्रोमा। पर बात कर रहे हैं कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, प्रकाश की जो अभिक्रिया होती है जिसको हिल अभिक्रिया कहते हैं, पूछा जाता है कि हिल अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में होती है। यह ग्रेना भाग में होती है हमेशा। ग्रेना यानी यहाँ पर हिल अभिक्रिया संपन्न होती है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया इसका जो दूसरा पार्ट होता है इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं, यह स्ट्रोमा में होती है। यानी इसका जो मैट्रिक्स भाग होता है, तरल भाग जो होता है हरित लवक का, वहां पर ब्लैकमैन अभिक्रिया संपन्न होती है। हरित लवक जो होता है उसमें 40 से 60, एक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेना तक पाए जाते हैं। यानी इनकी जो सिक्कों के समान जो संरचनाएं होती हैं ये एक हरित लवक में 40 से 60 तक
पाई जाती है। ठीक है साथियों, तो ये हरित लवक से संबंधित जितनी बातें थी, जितने क्वेश्चन इसमें आ सकते थे, हमने सारी बातों का इसमें समावेश किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, हरित लवक का आकार कुछ जंतुओं में अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि प्यालेनुमा हरित लवक जो होता है वो होता है क्लेमाइडोमोनास में, सर्पिल रिबन के समान जो होता है वो होता है स्पाइरोगायरा में, मेघलाकार हरित लवक पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में, और ताराकार जो होता है वो होता है जिग्नीमा में। यानी ये कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें हरित लवक का आकार अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। तो इनका भी ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि स्पाइरोगायरा में हरित लवक किस आकार का होता है। ठीक है साथियों, हरित लवक के समस्त डीएनए को प्लास्टोसोम कहते हैं। इसमें जो जितना भी डीएनए पाया जाता है वो प्लास्टोसोम कहलाता है। यानी प्लास्टोसोम क्या है? हरित लवक में पाया जाने वाला एक प्रकार का डीएनए प्लास्टोसोम कहलाता है। हरित लवक भी डीएनए की उपस्थिति के कारण सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग कहलाता है। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है तो वो भी क्या कहलाता है? सेमी ऑटोनोमस होता है। उसी प्रकार से हरित लवक भी डीएनए की उपस्थिति के कारण सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग कहलाता है। फिर अपन बात करते हैं गोल्जी काय की। गोल्जी काय की खोज जो है कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसने इसकी खोज की उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका जो होती है उसमें इसने अध्ययन किया गोल्जी काय ने, कैमिलो गोल्जी ने, और इसमें इसकी खोज की। इसका नाम जो दिया वो दिया था जॉर्ज ने। जॉर्ज ने इसका नाम दिया। पादपों में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। साथ ध्यान रखना, पादपों में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। यह बहुरूपिक होता है क्योंकि इसमें 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो अपन आगे बात करेंगे। सिस्टर्नी, फ्रूटिका और रिक्तिका, अलग अलग इसके रूप होते हैं, इसलिए इसको बहुरूपिक कोशिकांग कहते हैं। यह कोशिका में उपस्थित प्रोटीन और अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। इसलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक वाला या यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के मिसलेनियस कुछ प्रश्न होते हैं जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कोशिका का यातायात प्रबंधक किस कोशिकांग को कहते हैं? गोल्जी काय को कहते हैं, क्योंकि ये पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। इसका निर्माण जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन से होता है। ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसमें 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं, सिस्टर्नी, फ्रूटिका और रिक्तिका। ये भी पूछ ली जाती है। सिस्टर्नी, रिक्तिका और फ्रूटिका जो होती है कौन से कोशिकांग की संरचनाएं होती हैं? गोल्जी काय की होती है। यह माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, हरित लवक, कवक, आरबीसी तथा परिपक्व शुक्राणुओं में अनुपस्थित होता है। कोशिका प्लेट यानी कोशिका भित्ति जो होती है उसका निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी काय करता है। जंतु कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का स्त्रावण कौन करता है? गोल्जी काय करता है। पादप कोशिका में लिपिड का स्त्रावण कौन करता है? गोल्जी काय करता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है कि लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? गोल्जी काय द्वारा होता है। शुक्र जनन के दौरान एक्रोसोम का निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट है। शुक्र जनन के दौरान शुक्राणु के एक्रोसोम, आगे का जो एक भाग होता है नुकीला भाग, उसका निर्माण जो है वो गोल्जी काय द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना, इसको निशान लगा लेना साथियों। फिर है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है इसकी खोज क्रिस्टियन डी डुबे ने की थी। इसका निर्माण गोल्जी काय द्वारा किया जाता है। इसमें 40 प्रकार के शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन का कार्य करते हैं। इसे आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें जो अपघटनी एंजाइम होते हैं, जो पाचक एंजाइम्स होते हैं, वो मृत कोशिकाओं और अन्य चीज़ों को पचाते पचाते कई बार अपनी स्वयं की कोशिका का भी पाचन करने लग जाते हैं। इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि ये स्वयं की कोशिका को भी नष्ट कर सकते हैं। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है लाइसोसोम जो होता है, वो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है और ये शरीर की क्षतिग्रस्त तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। ठीक है साथियों, राइबोसोम, इसकी खोज जंतु कोशिका में तो की थी पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने, लेकिन पादप कोशिका में इसकी खोज जो है वो रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने की थी, जो कि सेब की जड़ जो होती है उसके अंदर इसने इसकी खोज की थी। तो दोनों ही कोशिकाओं में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग खोज की थी।
यह प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो ये कैसा होता है, इसका 70S प्रकार का होता है। इसका एक सेडिमेंट्री फैक्टर होता है 70S प्रकार का, जो बना होता है 50S प्लस 30S से। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये 80S प्रकार का होता है, यानी ये 60S प्लस 40S उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो इनमें अलग अलग उप इकाइयां पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में यह 80S प्रकार का होता है। यह एक झिल्ली रहित कोशिकांग है। यह RNA तथा प्रोटीन का बना होता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना ही होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री, ये ध्यान रखना साथियों, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका का इंजन कहा जाता है। प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका का इंजन किस कोशिकांग को कहते हैं, राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले राइबोसोम के समूह को पॉलीसोम कहा जाता है। जो कोशिका द्रव्य में जितना राइबोसोम पाया जाता है समूह के रूप में होता है, वो पॉलीसोम कहलाता है। यह स्तनधारियों की आरबीसी में नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। यह हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक वैज्ञानिक थे पोर्टर, उसने इसकी खोज की। इसे कोशिका का अंतःकंकाल, अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका का अंतःकंकाल भी कहा जाता है। केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पदार्थों का परिवहन, आदान प्रदान जो है वो अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा ही होता है। यह दो प्रकार की होती है, स्मूथ और रफ, चिकनी या खुरदरी। चिकनी जो होती है इसको कहते हैं अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए चिकनी होती है। दूसरी प्रकार की जो होती है उसमें बाहरी झिल्ली पर राइबोसोम कण के रूप में पाए जाते हैं, छोटे छोटे गोले के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए खुरदरी होती है, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण स्थल होता है, यानी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिका झिल्ली के निर्माण में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहायक होता है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके निर्माण में भी यह सहायक होती है। फिर हम बात करते हैं इसके अंतिम कोशिकांग की, तारक का या सेंट्रोसोम इसे कहते हैं। इसकी खोज बॉवेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। बॉवेरी वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। सभी जंतु कोशिकाओं में यह उपस्थित होता है, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें अनुपस्थित होता है। ये पादप कोशिका में भी नहीं पाया जाता, लेकिन निम्न वर्ग के जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पर्ण है, शैवाल हैं, इनके अंदर ये पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि सूत्री विभाजन, जब कोशिका विभाजन होता है और जब सूत्र दो भागों में बढ़ते हैं तो सूत्री विभाजन के समय में ये खुद भी दो भागों में बट करके और तंतु तंतु का निर्माण करता है, दो पोल्स का निर्माण कर देते हैं, दो पोल्स बन जाते हैं, जो उन सूत्रों को, जो गुणसूत्र जो होते हैं विभाजित होते हैं, उनको दोनों तरफ खींचने का कार्य करते हैं। तो तारक कार्य जो होता है वो सूत्री विभाजन के समय तंतु तंतु के निर्माण में सहायक होता है। तो इस प्रकार साथियों अपन ने कोशिका वाला जो चैप्टर था उसमें सारे कोशिकांग, इसका पूरा अपन ने अध्ययन करा। इसकी जितने भी बारीक बातें जो थी, विशेष बातें जो थी, उसको पॉइंटों में मैंने आपको समझाया है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से एक बार पढ़ें, इसको सुने, बहुत अच्छी तरह से इसको आपको एग्जाम में इसमें से कई प्रश्न अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद।